जो कलंक था हमारे माथे, एक बाबरी मस्जिद के रूप जब किया तो वहां से ऐसी प्रेरणा मिली कि जब ये कलंक हटाने में छोटा सहयोग है करने का है, तो राजनीति को मैं समाज सेवा के रूप में देखता हूँ। मेरा मानना है कि जो प्रभु ने हमको नौकरी दी है, इस देश की जनता ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस को देखा, इस देश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी को देखा। हो रहा है, चाहे वो अभी इन्होंने रेल रोको आंदोलन किया, जनता आंदोलन करती थी, राजनीतिक पार्टियां साथ देती थी, हम लोगों ने आंदोलन किए, हम लोगों ने रेल रोकी। कितनी सब्सिडी थी, कितना हमारे ऊपर कर्जा था, उधार मांगकर हम खाते रहे, हम लोग फ्री का बांटते रहे। स्थिति नहीं है खरीदने की। वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें HBN न्यूज, बेल आइकन दबाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, HBN न्यूज देख रहे हैं आप। आज हमारे साथ में मानव महाजन जी है, जो आपको बता दें हम कि अभी अलीगढ़ जिले से जिला उपाध्यक्ष हैं बीजेपी की तरफ से। तो आज हमारी मानव महाजन जी के साथ में एक खास मुलाकात है। तो सर, आपका HBN न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद HBN न्यूज, जो इन्होंने मुझे जैसे छोटे से कार्यकर्ता को अपने इस लोकप्रिय चैनल के लिए चुना। जी, तो मैं आपसे सर पहला सवाल करना चाहूंगी कि अभी हम सभी जान रहे हैं किसान आंदोलन जो कर रहे हैं वो कहां तक पहुंच चुका है, और अभी उम्मीद नहीं की जा सकती सर कि वो कहां तक अभी जाएगा। तो इसमें आखिर सरकार किसानों को सर एक बात बताइए कि अगर किसानों के हित में किसान जो मतलब अपना खून पसीना बहा करके फसल उगाते हैं, अगर उनके हित में ये किसान बिल है तो इसको सरकार क्यों नहीं वापस ले रही, क्योंकि किसान उससे नाखुश है, तो सरकार के पीछे क्यों नहीं हट जाती है? देखिए, अगर ये किसान आंदोलन होता तो आज पूरा देश चक्का जाम हो रहा होता। किसानों की संख्या आपको जानकारी होगी, देश में सर्वाधिक संख्या है, लेकिन कहीं भी आप चले जाइए, अब जिले में किसी भी गांव में तहसील में चले जाइए, किसान अपना खेत में काम कर रहे हैं। दरअसल इस कानून से, और ये कानून ही नहीं, देखिए इससे पहले NRC को लेकर बवाल हुआ जी। ये कानून केवल और केवल सरकार को झुकाने की मंशा के लिए विरोध किए जा रहे हैं। इनका किसानों के हित से या जनता के हित से कोई सरोकार नहीं है। सरकार जब बार बार वार्ता के लिए तैयार है, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने, कि वार्ता क्यों नहीं करते आप लोग, जब वार्ता के लिए सरकार तैयार है। कई चरण की वार्ता हो चुकी है सर, उससे निष्कर्ष भी तो नहीं निकलता ना कुछ भी। हर बार मुलाकात होती है किसानों के बीच, सरकार के बीच, हर बार वार्ता होती है, लेकिन उसमें कुछ भी निष्कर्ष नहीं निकल के आता सर। देखिए, निष्कर्ष नहीं निकलता तो आज देश में किसान शांतिपूर्वक अपनी खेती नहीं कर रहा हो। सर, कहाँ शांतिपूर्वक है किसान? हाँ, किसान कितने दिनों से, आपको मैं बताना चाहूंगी कि दिल्ली के हर एक बॉर्डर पर उन्होंने ना तो धूप देखी और ना ही ठंड देखी। इतनी कड़ी ठंड में वो लोग वहाँ पर इस किसान बिल का विरोध कर रहे थे, और ऐसा नहीं है, ये बात काफी लंबी पहुंच गई और काफी अभी तक हम आपको बताना चाहेंगे कि हमें लगता है ऐसा कि किसान पीछे नहीं हटेंगे और सरकार भी पीछे नहीं हटना चाहती है। तो इसमें क्या कहना है, क्या होगा सर आगे? किसान आंदोलन के विषय में जानकारी आपको दे दूं जी। ये शुरुआत में पंजाब के किसानों ने वहाँ पर एक विरोध प्रदर्शन सांकेतिक किया जी। जब दरअसल किसानों को लगा, जो एक्चुअल किसान हैं जी, उनको शुरुआत में लगा था क्या हमारे हित की बात हो रही है जी। लेकिन जब किसानों ने देखा कि केवल अपने हित की बात कर रहे हैं तो किसानों ने उससे पल्ला झाड़ दिया। तो सर, आपको लगता है कि आप सर आप अभी आपने जैसे बोला है, तो क्या आपको लगता है कि आप अपनी सरकार, आपकी जो सरकार है बीजेपी, अपने हित में कार्य कर रही है? ऐसा आपने कैसे बोला? मेरी पूरी बात सुन लीजिए। हाँ जी। किसानों को जब दिख गया कि ये किसानों के हित में कानून है तो उन्होंने उस आंदोलन से पल्ला झाड़ लिया जी। ऐसे में एक हमारे किसान नेता जो राकेश टिकैत जी हैं जी, राकेश टिकैत जी ने भावनात्मक रूप से, क्योंकि उनकी जमीन देखिए खत्म हो चुकी है, आज बागपत में जो लोकदल का गढ़ हुआ करता था, आज बागपत जैसे क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की जीत के बाद वहाँ लोकदल को लगा कि कहीं ना कहीं हम कमजोर हो रहे हैं। तो भावनात्मक रूप से उन्होंने किसानों को जोड़ने के लिए आंसुओं का जो इसे मैं कहूँगा कि इस्तेमाल किया उन्होंने, उससे उनके साथ भावनात्मक रूप से जुड़े हैं। इसका किसान आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है।
उन्होंने स्पष्ट कहा था, आपने उनकी बाइट अगर सुनी होगी टिकैत जी की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा था कि ये मेरे अस्तित्व की लड़ाई है जी। किसानों का हित नहीं। किसानों की लड़ाई अगर होती, किसान अगर नाखुश होते तो आज तो सर मेरा आज सड़कें जाम हुई होती हैं जी। तो मेरा आपसे एक छोटा सा सवाल है कि अब सरकार पीछे हटेगी या फिर किसान पीछे हटेंगे, आपको क्या लगता है? देखिए, ना किसान हमारे दुश्मन, ना सरकार हमारी दुश्मन। बात कभी कभी देर से समझ में आती है। और रही संशोधन की, सरकार ने पहले दिन से ही कहा है कि संशोधन के लिए हम तैयार बैठे हैं जी। लेकिन वार्ता में अगर एक पक्ष अड़ जाए कोई भी, ये सरकार कोई कानून अपने लिए नहीं बनाती है जी। सरकार कानून बनाया है पूरे देश के सारे किसानों के हित में। अब अगर मान लीजिए उसमें से कुछ किसान उसमें अपना हित नहीं देख पा रहे हैं, तो ठीक है, समझाने के प्रयास हो रहे हैं लगातार हमारे कृषि और मंत्री। अगर नहीं समझे आपके प्रयास से तो क्या किया जाएगा? नहीं समझेंगे, ऐसा तो संभव ही नहीं। एनआरसी को लेकर भी सर अभी तक तो समझे नहीं। हाँ, कोई बात नहीं। एनआरसी को इससे लंबा आंदोलन चला था, एनआरसी को लेकर भी कुछ बवाल था और उसके बाद जब लोगों को समझ में आया। सर एक सवाल जी, एनआरसी को लेकर के जो आंदोलन चला था उनमें उसमें जो विरोध कर रहे थे एनआरसी का, उनको शांत किया गया या फिर वो खुद से शांत हुए? खुद से हुए जी। मैंने क्या कहा, देखिए शुरुआत में भ्रम होता है जी लोगों ने बड़ी संख्या के रूप में आंदोलनकारी इकट्ठे हुए। जी। धीरे धीरे सरकार ने समझाया जी। आपके लोकप्रिय चैनल ने भी समझाया और अन्य चैनलों ने समझाया, मीडिया ने समझाया, समझ में आ गया। लोग कम होते चले गए और जब लोग कम होते चले गए तो जो वहां पर अपनी राजनीति चमकाने के लिए बैठे हुए थे उनको मजबूरन हटना पड़ा। ऐसा ही इसमें होगा कि लोग जो समझ रहे धीरे धीरे आंदोलन कमजोर हो रहा है, लेकिन हमारा मकसद किसी भी रूप में किसानों का अहित करने का नहीं है। ठीक है। सर मेरा एक और सवाल है जी। मोदी जब हमारे देश के प्रधानमंत्री नहीं बने थे तो एक उनका मतलब ये था कि वो जब पूरे देश की, आपको मैं बताना चाहूंगी कि पूरे देश की जनता को ऐसा लगता था कि हाँ मोदी जी आएंगे और हमारे देश की तरक्की होगी। लेकिन सर यहाँ पर तरक्की तो कुछ नजर नहीं आ रही है। पेट्रोल डीजल के दाम आसमान छू रहे हैं, मिडिल क्लास के लोग हैं उनके हाथ कुछ भी नहीं लग पा रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगी कि आज की डेट में जो रसोई वाला जो सिलेंडर होता है आज की डेट में वो 800 तक पहुंच गया है। सर कुछ लोग ऐसे हैं कि उन्होंने पहली बार सिलेंडर भरवाया, दूसरी बार नंबर तक नहीं आया ऐसे लोगों का। आप क्या कहना चाहेंगे? क्या तरक्की कर रही है बीजेपी? सिलेंडर के लिए लंबी लाइन लगती थी, सिलेंडर ब्लैक में मिलते थे। अब जब बहुत पुरानी बीमारी है, देखिए कहते हैं ना बहुत पुरानी बीमारी होती है, ठीक होने में समय लगता है। सर पहले महंगाई डायन थी, अब क्या है? कौन सी महंगाई बताइए? सर महंगाई नहीं है, पेट्रोल डीजल। हाँ पेट्रोल आज से 25 वर्ष 20 वर्ष पूर्व आप देख लीजिए, 15 वर्ष पूर्व देख सर 2020 में पेट्रोल और डीजल पर एक साथ दाम बढ़े थे। डीजल पर बढ़े थे 13 रुपए एक साथ बढ़े थे और मैं आपको बताना चाहूंगी कि पेट्रोल पर 10 रुपए एक साथ बढ़े थे। तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे सर? 2012 का देख लीजिए आप सर, 2012 में पेट्रोल रेट क्या थे? सर अगर उसको देखना है 25 पैसे थे। सर अगर उसको देखना है तो जनता ने आपको क्यों चुना फिर? बिल्कुल ठीक बात है। आज देश में आपको एक जानकारी दे दूं मैं जी, पेट्रोलियम क्षेत्र में कितनी सब्सिडी थी, कितना हमारे ऊपर कर्जा था। आज हम कर्जे से मुक्त हैं, आज सब्सिडी ना के बराबर रह गई है। तो जहां हम माइनस में चल रहे थे हमारा देश, अब देखिए उधार मांगकर हम खाते रहे, हम लोग फ्री का बांटते रहे। सबसे बड़ी बात जो मोदी सरकार की है वो है देश को आत्मनिर्भर बनाना, देश को आत्मसम्मान बचाना। और आज पूरी दुनिया में देश, हमारे भारत का जो सम्मान बढ़ा है वो सर्वोच्च प्राथमिकता प्रत्येक सरकार की होनी चाहिए। आज देश में हम जो आत्मनिर्भर हो रहे हैं, सिलेंडर के लिए हमको लाइन लगानी पड़ती थी, वो ब्लैक में खरीदना पड़ता था। तो इसलिए सिलेंडर पर दाम बढ़ा दिए। तमाम लोगों को सब्सिडी मिलती थी। आज अब देखिए लोगों ने स्वेच्छा से सब्सिडी छोड़ी है। आज गरीबों को मुफ्त सिलेंडर मिल रहे हैं, आज गरीबों को मुफ्त आवास मिल रहे हैं, उनको बिजली कनेक्शन मिल रहे हैं, मुफ्त शौचालय मिल रहे हैं। तो कहीं देखिए देश के ये एक कर्तव्य भी बनता है कि यदि हम सक्षम हैं, हम उस चीज को वहन कर सकें, हमारे में से एक छोटा सा हिस्सा यदि हमारे उन तबके तक पहुंच सके जिन तबके की स्थिति नहीं है खरीदने की, तो इसमें मुझे लगता है कोई बुराई भी नहीं है। आज हमारा देश आत्मनिर्भर बन रहा है, आज हमारा देश गरीबों के लिए भी सोच रहा है। आज अंत्योदय के आधार पर हमारा देश काम कर रहा है। अंत्योदय का सिद्धांत
हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने सबसे पहले कहा ये था। तो रहा गरीबी का हाल। ये गरीबी के पक्ष में सर ने जो बोला, अभी जो हमारे साथ में मानव महाजन जी हैं, इन्होंने जो कहा वो गरीबों के हित के लिए कहा। लेकिन सर मैं आपसे जानना चाहूंगी मिडिल क्लास के लोगों के लिए क्या है। एक बात मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिडिल क्लास के लोग जिनकी सैलरी 15 से 20 हजार तक की है, वो अपने दफ्तर जाते हैं तो पेट्रोल का उन्हें बहुत बड़ी मतलब अपने साधन से जाते हैं, बाइक से जाते हैं, और पेट्रोल का बहुत महत्व है उनके लिए। तो पहले जहां समथिंग लगभग सर 70 से 75 रुपए में काम चलता था, लेकिन वहीं दिल्ली एनसीआर में आपको मैं बताना चाहूंगी कि 100 रुपए प्रति लीटर पेट्रोल के दाम बढ़ चुके हैं। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? एक 17 से 18 हजार सैलरी पाने वाला एक आम आदमी क्या वो इस आपकी महंगाई की मार को झेल पाएगा? क्यों? क्योंकि गैस भी महंगी, आने जाने का भी खर्चा, बच्चों की पढ़ाई, घर का खर्चा, खाने पीने का खर्चा, कैसे चलाएगा सर वो? देखिए, इस देश के मिडिल क्लास ने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, और ये उसने सोच कर बनाई है कि जब देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा, हम विदेशी पैसे पर कब तक पलते रहेंगे, हम सब्सिडी के आधार पर कब तक पलते रहेंगे। कहीं ना कहीं थोड़ा सा हमको कष्ट जरूर हो रहा होगा, मैं मानता हूँ उस बात को। हालांकि बहुत सी और चंद चीजें, अरहर दाल 125 रुपए थी, आज 80 रुपए है। चीनी 45 रुपए थी, आज 35 रुपए किलो है। पेट्रोल एक अत्यावश्यक चीज है, लेकिन उसके अलावा अगर आप कहीं ना कहीं रेशियो देखेंगे महंगाई का, तो महंगाई दर पहले से कहीं ज्यादा सुधरी हुई है। सर ये आपका मानना है या फिर जनता का मानना है? नहीं, अगर मेरा मानना होता, जनता का मानना नहीं होता, जनता सड़कों पर होती आज। सर जनता का ही मानना है कि बीजेपी की सरकार में लोग खून के आंसू रो रहे हैं महंगाई की वजह से। अच्छा, खून के आंसू वो दिखा क्यों नहीं रहे थे? लोगों को दिख क्यों नहीं रहे? आप देखिए, आप जाकर के देखिए सर, लोग खून के आंसू रो रहे हैं बाहर, आप जाकर के देखिए। पत्रकार महोदया, मैं घूमता ही हूँ। भारतीय जनता पार्टी की 2014 से पूर्व जब सरकार नहीं थी, तब हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जनता के हित की लड़ाई लड़ते थे, और सब्सिडी के बावजूद, हजारों करोड़ रुपए के कर्जे के बावजूद, जब पेट्रोल के रेट 83, 84, 85 रुपए हुआ करते थे, तब हम लोग सड़कों पर उतरकर आंदोलन करते थे कि आखिर इतने कर्जे के बावजूद, इतनी सब्सिडी के बावजूद आज पेट्रोल इतना महंगा क्यों है। आज जब सब्सिडी हमारी जीरो हो गई, आज जब हमारा कर्जा जीरो हो गया, और उसके बाद भी पेट्रोल के रेट वही हैं, तो जनता समझ रही है। जनता नहीं समझ रही होती तो ऐसा नहीं है पहले भाजपा आंदोलन करती थी, पहले जनता आंदोलन करती थी। भाजपा तो उसका नेतृत्व करती थी, भाजपा जनता के साथ उसकी हर समस्या में खड़ी रहती थी। आज जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही? आज विपक्ष के साथ जनता क्यों नहीं खड़ी हो रही? विपक्ष क्यों चीख रहा है आज? भाई, लड़ाई तो जनता की है। आप जानती हैं। तो देखिए, राजनीतिक पार्टी कोई भी हो, उसके आंदोलन और जनता के आंदोलन में बड़ा फर्क होता है। जैसा मैंने अभी बताया कि किसानों का एनआरसी लागू क्यों हुई? जनता अगर चाहती तो एनआरसी लागू नहीं होती। जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं। तो जनता ने तो खूब जनता से बड़ी कोई जनता ने तो खूब चाहा था सर, जनता ने खूब चाहा था। जम करके दिल्ली के शाहीन बाग पर लगातार महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया था एनसीआर के लिए जी। तो फिर क्यों? कौन सी महिलाएं थी वो? आपके चैनल में अब ये तो हमें नहीं पता कि कौन सी महिलाएं थी, लेकिन महिलाएं थी। पत्रकार साहब, आपके ही चैनल ने दिखाया था। जब एक से पूछा आप क्यों आई हैं, तो उन्होंने कहा मुझे नहीं मालूम जी, मुझे तो 500 रुपए दिए तो मैं आ गई। वो जनता, देखिए, एक होती है कि आप जनता को किराए पर लेकर आ रहे हैं, एक होती जनता को बरगला कर लेकर आ रहे हैं, लेकिन आप ज्यादा तो नहीं बरगला सकते। अलीगढ़ में एक मिनट बताता हूँ। अलीगढ़ में एक किस्सा बड़ा मशहूर हुआ था। यहाँ पर एक जब एनआरसी का जमालपुर में आंदोलन था, तो एक महिला ने, जब पुलिस उसके दरवाजे के सामने निकल रही थी, एक महिला ने सीओ को रोककर बुलाया और सीओ को रोककर कहा कि मेरे पति को गिरफ्तार कर लीजिए। क्यों? कि जो रोज सुबह मुझ पर दबाव डालते हैं कि धरने में जा, जबकि मैं धरने में जाना नहीं चाहती हूँ, क्योंकि मैं एनआरसी से सहमत हूँ। चलिए, आप मेरे पति को गिरफ्तार करिए। ये तमाम चैनलों में सुर्खियां बना था। ये तो वो केस था जो एक चैनल वालों की नजर में आ गया। ऐसे हजारों केस हैं जिनकी महिलाओं को जबरदस्ती, एक तरीके से कहा जाए तो उन पर मानसिक दबाव डालकर उनको धरने में बिठाया जाता था। अगर वास्तव में जनता परेशानी होती, लेकिन जनता से बड़ा, मैंने फिर बोल दिया, जनता से बड़ी कोई सरकार नहीं है।
ऐसा कोई कानून नहीं है जो जनता चाहे और सरकार को ही बना दे। ये लोकतंत्र है, ये राजशाही नहीं है कि राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है। आज कश्मीर की जनता को लेकर ये कहा जाता था कि जब धारा 370 हटेगी तो कश्मीर जल उठेगा। किसने कहा था ये? आज उसने कहा था जो आज घरों में बंद कोई है। बात नहीं, आप सर आपकी बीजेपी सरकार के लिए जी किसान अन्नदाता हमारे देश जी, का जी, खालिस्तानी जी, हो जी, सकता है, तो आपको ये जनता किराए की जनता हो सकती जी। है और कोई बात नहीं, यही जनता आपको इस कुर्सी तक लेकर आती है। देखिए, अब हम आगे बढ़ते हैं देखिए, सर, मेरा आपसे देखिए, नेक्स्ट नहीं, सवाल है। आपने खालिस्तानी शब्द जी। यूज किया। जी देश के झंडे को उतार कर जी खालिस्तान का झंडा लगाने वाले को आप किसान कहेंगे क्या? देखिए सर, दीप सिद्धू के तो आपके बीजेपी वो के कोई भी हो, कार्यकर्ताओं के कोई भी हो, आपके आप बीजेपी मेरे के साथ- नेताओं के साथ में बिल्कुल। सोशल मीडिया पर काफी फोटोज वायरल जी, हो रहे जी, हैं, उस पर आप क्या कहेंगे फिर? देखिए, कोई आदमी आज मंदिर में बैठा है, कोई आदमी मस्जिद में आज मौलवी बन के बैठा है, जी और वो व्यक्ति तीसरे दिन जाके कहीं कोई जगह में अपराध कर दे जी तो उसके लिए मंदिर में मस्जिद में बैठना गुनाह नहीं माना जाएगा। अपराध अपराध है, चाहे वो मेरे साथ बैठा हो, चाहे बीजेपी के किसी नेताओं के साथ बैठा हो, लेकिन जब उसने देश के झंडे को उतार कर और खालिस्तान का झंडा लगाने का जघन्य अपराध किया तो अपराधी है। वो उससे पहले क्या करता था आवश्यक नहीं है। आज देखिए, आज तमाम ऐसे लोग जेल में हैं जो अपराध करने से पहले जनताओं ने पूछती थी, लेकिन जब उन्होंने अपराध कर दिया अपराधी है। तो जब खालिस्तान समर्थक है, खालिस्तान के देश के झंडे को उठाकर पूरी दुनिया लाल किले से कार्यक्रम 26 जनवरी का हो लेकिन रहा सर, होता है। किसान नेताओं का तो कहना है कि उसमें बीजेपी की तरफ से उन लोगों को कुछ हुड़दंगी टाइप के लोगों को किसान आंदोलन के बीच में शामिल किया गया था और एक साजिश है ये वो क्या किसान है? आंदोलन को बदनाम करने की। अच्छा, वो क्या कहेंगे ये बताइए। आज वो पूरे देश के किसानों को क्यों नहीं जोड़ पाए? आज केवल वो दिल्ली तक, तो दिल्ली के भी चंद इलाके तक कुछ सैकड़ों किसानों के अलावा पूरे देश में, आपको पता है किसानों की आबादी कितनी है? ये देश हमारा कृषि प्रधान देश है। 80% इस देश में कृषि होती है। तो आज 80% में 0.8% भी क्यों नहीं जुड़ पा रहे हैं? जी सर, आगे सवाल है मेरा। जी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे देश में बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। बेरोजगारी को लेकर के सर, मैं आपकी ही पोस्ट पर आऊंगी। आपने 21 सितंबर, सॉरी माफी चाहूंगी, 11 सितंबर 2020 में एक पोस्ट किया था और उसमें आपने किसी 2 कर्मचारी के लिए वैकेंसी के लिए हायर करने की पोस्ट मतलब की थी और उसमें आपने ही लिखा था कि 250 से ऊपर अधिक आपके पास डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे एक नौकरी के लिए। तो सर, इसमें आपका क्या कहना है कि बेरोजगारी इतनी है, आपने ही इस चीज को बाहर किया था, आपने ही इस पोस्ट को किया था, मैं उसी से रिलेटेड आपसे पूछ रही हूँ। तो आपकी सरकार बीजेपी बेरोजगारी पर क्या कर रही है, आगे क्या करना चाहती है? आप सोच सकते हैं सर कि एक छोटी सी नौकरी के लिए लोग इतने परेशान हैं कि मैं बताना चाहूंगी कि यहाँ पर इन्होंने किसी एक कर्मचारी 2 कर्मचारियों के लिए वैकेंसी निकाली थी जिसमें 250 से अधिक यहाँ पर मतलब डॉक्यूमेंट्स आ चुके थे जॉब की पर्पज से, लेकिन आपने सिर्फ 2 निकाली थी। इसमें क्या कहना है सर कि आखिर बीजेपी क्यों नहीं सोच रही है बेरोजगारी के बारे में? लेकिन नौकरियों की ठेकेदारी बंद हो चुकी है। जी। पहले नौकरियां कुछ जिलों से, कुछ घरों से मिलती थी, कुछ दफ्तरों से मिलती थी। आज नौकरियां मिलती है कंप्यूटर के डिब्बे से। आज नौकरियां मिलती है ऑनलाइन, और ऑनलाइन नौकरी के लिए जो लोग हमारे इधर उधर जाती थी, जो सिफारिश वाला नौकरी पा लेता था, पहले पैसे देने वाला नौकरी पा लेता था। आज लोग सक्षम हैं, आज लोग आत्मनिर्भर हैं। आज उन्हें जो नौकरी चाहिए होती है, जिसके लिए वो पात्र हैं, ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, नौकरी मिलती है उनकी। मैंने अपने यहाँ निकाला, क्योंकि लोगों के मन में था कि ये किसी की सिफारिश से नहीं मिलेगी, ये नौकरी हमें अपने टैलेंट के आधार पर मिलेगी। तो लोग आए, 250 लोगों ने किया, अच्छी बात है। उन 250 लोगों में से कम 100 लोगों को मैंने कहीं ना कहीं प्लेसमेंट कराया। भाई मेरा काम देखिए, मैं इसके साथ साथ व्यापारी प्रतिनिधि भी हूँ। मैं यहाँ फेडरेशन ऑफ स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज इसका प्रेसिडेंट भी हूँ, अलीगढ़ उद्योग व्यापार मंडल का संस्थापक अध्यक्ष हूँ। तो मेरे कई उद्योगपति संबंध है। मैंने उनको सीधा जो बायोडाटा आए उनको भेज दिया, तो कम से कम 60% लोगों की नौकरी लग गई। मैं तो चाहता हूँ और मैं इस काम करता हूँ। मैं आपको बता दूँ, ये मेरा सबसे पसंदीदा कार्य है।
जी मेरे पास तमाम ऐसे लोग हैं, मैं कभी कभी फोन लगा लेता हूँ कि भाई आपको कर्मचारी की आवश्यकता तो नहीं? उन्होंने कहा है। फिर मैं लोगों से कहता हूँ भैया किसी को नौकरी की आवश्यकता तो मुझे बताइए। मेरा काम है आवश्यकता वाले को पात्र तक सर, पहुंचाना। आप जो कार्य कर रहे हैं ये बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, इससे हम सहमत हैं। लेकिन सर आगे बीजेपी क्या सोच रही है? जो हमारे देश की हालत बेरोजगारी को लेकर के काफी खस्ता होती जा रही है, ये हमारा ही नहीं देश की जनता का भी मानना है। तो इसमें बीजेपी आगे की प्लानिंग क्या है बीजेपी की कि मतलब कितने लोगों को नौकरियां दिलवाएगी या नहीं दिलवाएगी, क्या है ये थोड़ी सी जानकारी आपके माध्यम से चाहूंगी। सबसे पहले तो फर्जी नौकरियों पर सरकार ने लगाम लगाई। जी आपने देखा होगा एक ही समाज के लोग, एक ही बिरादरी के लोग कभी पुलिस में हुआ करते थे। आपने देखा होगा एक ऐसा चलन चला था कि जो सरकार आती थी उसी सरकार की चहेती जाति बिरादरी के लोग आते थे, चाहे वो पात्र हो या ना हो। आपने देखा होगा नौकरियां कुछ जगह से, जैसे बिजली कहा जाता था बसपा की सरकार में कि बिजली हाथरस में आती थी, सपा की सरकार में बिजली इटावा में आती थी, अब बिजली पूरे प्रदेश में आती है। जी इसी तरीके से नौकरी पहले एक बिरादरी खास को मिलती थी, अब सबको मिलती है लेकिन सर इस बात को भी आपको मानना पड़ेगा कि पहले कांग्रेस की सरकार में इतना बेरोजगारी का मुद्दा नहीं रहा जितना आपकी सरकार में रहा। नहीं, ये किसने कहा आपसे? आप सर बिल्कुल जनता देखती है, जनता देखती है, बोलती है, जनता बोलती है, इस बात को बोल भी रही है। देखिए आप 4 लोगों को जनता नहीं मान सकते, आंकड़े उठाइए ना सर बिल्कुल। देखिए आपके पास, आप तो इतना बड़ा चैनल चला रहे हैं, तो आंकड़े होते हैं। बेरोजगारी दर आप देख लीजिए, आप महंगाई दर देख लीजिए, देखिए ना हम आंकड़े देखिए। आंकड़ों में खेलेंगे तो आपको भी अच्छा लगेगा। जी बिल्कुल, आंकड़ों में बिल्कुल खेलेंगे आपके साथ में, लेकिन ये बात आपको माननी पड़ेगी सर कि पब्लिक, जनता देश की आज की डेट में बहुत ज्यादा परेशान है महंगाई को लेकर के और बेरोजगार को लेकर के। तो क्या लगता है आपको आगे केंद्र में बीजेपी आ पाएगी? अभी स्नातक चुनाव हुआ था एमएलसी का और युवाओं का चुनाव था, वो भारतीय जनता पार्टी को चुनाव हुआ। आज पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को लोग चुन रहे हैं कि उन्हें मोदी पर भरोसा है और मोदी जी इस देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कुछ कड़वी दवाइयां हमको लेनी पड़ती हैं, लेकिन उन कड़वी दवाइयों के बाद जो सुखद परिणाम आएंगे। देखिए आज देश कोरोना जैसी महामारी, तो सर इस कड़वी दवा का कब परिणाम आएगा? आ रहे हैं ना धीरे धीरे। आज आप कोरोना से देख लीजिए, आज जब लॉकडाउन लगा सरकार ने कहीं भी उद्योगों के पहिए रुकने नहीं दिए। सरकार ने तभी सर लोग इतने सारे कहीं ट्रेन से मर गए, कहीं भूख से मर गए, क्यों? नहीं, भूख से एक भी व्यक्ति नहीं मरा। खूब मरे थे सर खूब मरे थे। क्या सर आप मीडिया से अपडेट नहीं? पूरी दुनिया, मैं खूब अपडेट हूँ, मैं मीडिया को देखता भी हूँ, पढ़ता भी हूँ, सुनता भी हूँ। पूरी दुनिया ने इस बात की तारीफ की कि जब पलायन शुरू हुआ, दरअसल जो सरकारें जहाँ थी, महाराष्ट्र से पलायन शुरू हुआ, दिल्ली से पलायन शुरू हुआ, वो सरकारें वहाँ संभाल नहीं पाई। इतने बड़े पलायन के बावजूद, इतनी बड़ी त्रासदी के बावजूद, इतने भयंकर एक लॉकडाउन एक अपने आप में भयंकर त्रासदी होती है, उसके बावजूद सरकार के तमाम प्रयासों से एक भी व्यक्ति हमारा भूख से नहीं मरा, एक भी व्यक्ति हमारा पलायन के कारण नहीं मरा। आपको मैं बताना चाहूंगी, जब लॉकडाउन था हमारे देश में, तब एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था और उस वीडियो में था कि एक परिवार अपने मतलब अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए एक व्यक्ति बाहर रहता था और वहां से वो अपने पैतृक गांव में आ रहा था और उसके साथ में एक बच्चा था छोटा सा और एक उसकी वाइफ थी। और आपको मैं आगे बताऊंगी कि वाइफ का एक रेलवे स्टेशन पर देहांत हो गया भूख के कारण और बच्चा छोटा सा अपनी माँ की शॉल को पकड़ करके उसको बार बार खींचता था और आवाज लगाता था अपनी माँ को उठने के लिए, लेकिन उसे नहीं पता था, वो मासूम था कि उसकी माँ हमेशा के लिए सो चुकी है। और सर कह रहे हैं कि भूख से लॉकडाउन में हमारे देश में किसी की भी मृत्यु नहीं हुई। क्यों सर? घटना दुखदाई होती है जी, भूख से ही नहीं, किसी भी वजह से कोई व्यक्ति यदि मरता है, हर एक तरफ से मैं आपको बताना चाहूंगी कि मिडिल क्लास की खिंचाई बहुत अच्छे से हो रही है, अभी भी हो रही है, हुई भी थी, लॉकडाउन में भी हुई थी, अभी भी हो रही है। क्यों? क्योंकि गरीबों का अगर हाल पूछा जाए तो गरीबों को हम साइड से रखते हैं,
सर ने अभी गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं दी, चाहे वो मिल पा रही है गरीब को या नहीं मिल पा रही है, गरीब तक पहुंच पा रही है या फिर बीच के ही लोग उसको खा रहे कुछ नहीं। इस पर मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहूंगी, लेकिन एक बात जरूर बोलूंगी, जो मिडिल क्लास के लोग हैं उनके लिए शायद ही कुछ भी मिल पा रहा होगा। अभी जब लॉकडाउन के दौरान जब लोग पलायन होकर आए जी, तो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने एक इतना अच्छा काम किया जी, उन्होंने यहाँ के जिला उद्योग केंद्र, चूंकि मैंने बताया ना उद्योग से जुड़ा हुआ हूं, जी, यहाँ के जिला उद्योग केंद्र ने डाटा तैयार किया जी, कि हमारे जनपद में दूसरे अन्य जनपदों से, अन्य प्रदेशों से पलायन होकर आने वाले कितने लोग हैं। उनमें से उनको निर्देशित किया गया उद्योग केंद्र को कि आप देखिए वो किस फील्ड के हैं, वो क्या काम करना जानते हैं। उसके बाद एक पत्र हमारी उद्योगों की जो एसोसिएशन है सारी, उनमें जारी किया गया कि आपको इन मजदूरों को इनके काम के हिसाब से रखना है, और जब तक उनको काम नहीं मिल पा रहा उनके लिए सेंटर होम बनाएंगे, उनको वहाँ पर रहने की बहुत अच्छी व्यवस्था की गई, उनको भोजन की व्यवस्था की गई। हम लोगों ने फैक्ट्रियों में जाकर हमने लोगों से कहा कि जो पलायन करके आए हैं लोग, उनको उनके पात्रता के हिसाब से आप रखिए। लोगों ने रखा। सर ये तो रही बात उनके रखने की, लेकिन उनको बेरोजगार की बात कहाँ गई? अरे रखा तो बेरोजगारी कहाँ हुई इसमें, कोई तो रोजगार दिया ना उनको। कहाँ सर? अरे आपने पूरा सवाल सुना ही नहीं मेरा। तो इसीलिए इसीलिए बीजेपी को नकार रही है और खूब जम के नकार रही है। पता नहीं सर बीजेपी कैसे नकार रही है, आप ही लोग दिखाते हैं कि वहाँ बीजेपी जीत गई, यहाँ बीजेपी जीत गई, आप ही लोग दिखाते हैं। सर मीडिया तो जनता के प्रतिनिधि तो आप ही लोग हैं, कैसे जनता नकारेगी। आपसे एक आखिरी सवाल है, आप इस पद तक पहुंचे हैं और आपका बिजनेस भी काफी अच्छा है। आपको बताना चाहूंगी कि सर का बिजनेस भी अलीगढ़ डिस्ट्रिक्ट में काफी अच्छा है, अलीगढ़ जिले में। तो आप इस पद तक कैसे पहुंचे, क्या आपका स्ट्रगल रहा? ये सन 1995 में मैंने भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष के रूप में शुरुआत की थी। जी। मेरे पिताजी, मैं आज जो भी हूँ उनकी देन हूँ, उनसे ही मैंने सीखा है। मेरे गुरु भी वही हैं, प्रेरणा स्रोत भी वही हैं। वो राजनीतिक रूप से स्ट्रॉन्ग थे। कोडियागंज छोटा सा कस्बा है हमारा जिले में जी। वो वहाँ पर पॉजिटिव राजनीति करते थे, मैंने वहाँ से उनसे सीखा। और सन 1995 में भारतीय जनता पार्टी के बूथ अध्यक्ष से शुरू होकर मैंने वार्ड अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष, उसके बाद तमाम छोटे छोटे जिम्मेदारियों को निभाते हुए आज मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली मानता हूँ कि आज मुझे भारतीय जनता पार्टी में उपाध्यक्ष जैसे महत्वपूर्ण पद पर पार्टी ने मुझे काम करने का अवसर दिया है। मुझको तमाम अनुभव पार्टी ने दिए हैं। मैं यहाँ पर आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सभा का 2 बार संयोजक रहा हूँ। ये सीखने को मिलता है इससे। देखिए रही कारोबार की, तो कारोबार का बेटा हूँ, बनिया हूँ, तो कारोबार ईमानदारी से करना जानता हूँ, और जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ ईश्वर देता है। तो मैं समय नहीं दे पाता इस कारोबार के लिए, लेकिन ईमानदारी एक ऐसा गुण है जो मैं जब इस कुर्सी पर नहीं बैठा होता हूँ तो मेरे भगवान इस कुर्सी पर बैठे होते हैं और वो मेरे व्यापार को संभालते हैं। क्योंकि मैं ना कभी किसी का बुरा करता, ना कभी किसी का बुरा चाहता, और कोशिश करता हूँ कि मेरे द्वारा किसी का 1 पैसे का भी नुकसान कभी ना हो। जी। तो राजनीति में आने का आपका विचार पहले से था या फिर अचानक से आपको लगा कि नहीं अब तो राजनीति में शामिल हो जाना चाहिए? देखिए श्री राम जन्मभूमि आंदोलन में जब हम बहुत छोटे छोटे थे जी, तो हमारे कोडियागंज से कुछ लोग जा रहे थे जी, अयोध्या। तब ईंटों के ट्रक में बैठकर, चूंकि पुलिस रोक रही थी, पुलिस उनको पकड़ रही थी, ईंटों के, जब बहुत छोटी उम्र मेरी थी, ईंटों के ट्रक में बैठकर अपने ऊपर भूसा रखकर, भूसा इसलिए कि पुलिस वाले चढ़ चढ़ कर देखते थे इसमें क्या है, अपने ऊपर भूसा ओढ़कर जब अयोध्या पहुंचे और वहां अपने हाथ से उस जो कलंक था हमारे माथे पर, एक बाबरी मस्जिद के रूप में, उस कलंक को हटाने का काम जब किया, तो वहाँ से ऐसी प्रेरणा मिली कि जब ये कलंक हटाने में छोटा सहयोग है तो क्यों ना इस अपने शहर में जो कलंक रूपी बुराइयां हैं उनको मिटाने के लिए भी हम काम करें। तभी से राजनीति करने का है, क्योंकि राजनीति को मैं समाज सेवा के रूप में देखता हूँ। मेरा मानना है कि जो प्रभु ने हमको नौकरी दी है, आप सोचिए किसी कर्मचारी को नौकरी मिलती है
जी। तो कर्मचारी अपने मालिक को, बॉस को खुश करने के लिए काम करता है। जी मुझे भगवान श्री राम ने जी मस्जिद जब टूटी वहां से प्रेरणा मिली, तो मैं तो उन्हीं की नौकरी मानकर काम करता हूँ। और मैं मानता हूँ कि मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरे बॉस, मेरे मालिक जो प्रमोशन देंगे, अच्छा नहीं करूंगा तो मेरी नौकरी भी छीन लेंगे। इसीलिए मैं प्रभु श्री राम को आदर्श मानते हुए, उनको अपना बॉस मानते हुए, उनको अपना मालिक मानते हुए जी मैं नौकरी सर, मेरा करता हूं। आखिरी सवाल है आपसे। इधर हमारे देश के युवा बेरोजगारी की मार को झेल रहे हैं, जी। उधर किसान अपनी अलग परेशानी को लेकर के परेशान है, आम आदमी महंगाई को लेकर के परेशान है। तो आपको क्या लगता है सर कि आगे केंद्र में बीजेपी एक बार फिर से आएगी या फिर नहीं? देखिए, लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती तो यही होती है, विरोध करने वाले विरोध भी करते हैं और उनको करने का अधिकार भी उनको करना भी चाहिए। जी जब कोई विरोध किसी भी चीज के लिए होता है जी तो इस देश की जनता बहुत समझदार है। इस देश की जनता ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। इस देश की जनता ने मुगलों के जुल्मों को देखा है। इस देश की जनता ने अंग्रेजों के काले राज को देखा है। इस देश की जनता ने भ्रष्टाचारी कांग्रेस को देखा है। इस देश की जनता ने जातिवाद की राजनीति करने वाली बहुजन समाज पार्टी को देखा है। इस देश की जनता ने बहुत कुछ देखा है। इस देश की जनता को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आज वो इन राजनीतिक पार्टियों के छलावे में ना आकर इस देश के विकास में भारतीय जनता पार्टी के साथ है। राजनीतिक रूप से कहीं आंदोलन कोई हो रहा है, चाहे वो अभी इन्होंने रेल रोको आंदोलन किया था, जी बिल्कुल, मुझे नहीं लगा कि कहीं रेल रोकी होगी, क्योंकि रेल रोकने का काम जनता करती थी। हमेशा जनता आंदोलन करती थी, राजनीतिक पार्टियां साथ देती थी। लोगों ने आंदोलन किए हैं, हम लोगों ने रेलें रोकी हैं। भाई जनता कहती थी, जनता के साथ हम खड़े होते थे। हम आज अगर जनता आंदोलन नहीं कर रही है, जनता आज अगर इन छलावेदार पार्टियों के साथ नहीं है, तो उस देश की जनता को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी समझ को, उनकी सोच को प्रणाम करता हूँ और उनके श्री चरणों में नमन करते हुए कहता हूँ लोगों से, इस देश की जनता ने इस देश को आगे बढ़ाने के लिए मोदी और योगी जैसे कुशल शासक के हाथ में बागडोर सौंपी है और प्रभु इस जनता की सोच को ऐसे ही बनाए रखे। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका सर मुझे हमसे लगता है जुड़ने सवाल, के मुझे लिए। लगता है कुछ और आपके मन में होगा। डॉक्टर साहब, आपका चैनल बहुत सारे लोग देखते हैं। जी मैं सरकार की तरफ से तो पक्ष रख ही रहा हूँ, जी पार्टी की तरफ से पक्ष रख रहा हूँ, जी लेकिन एक आम नागरिक होने के नाते भी मैं अपनी बात रख रहा हूँ। और एक आम नागरिक होने के नाते एक बात यह है कि मैं राजनीतिक बाद में हूँ, पहले मैं इस देश का आम नागरिक हूँ। जी मुझे जिस दिन लगेगा कि मेरी सरकार ने कोई गलत काम किया है, जी उस दिन सड़क पर खड़े होकर आंदोलन करने वाला सबसे पहला शख्स होगा। जी बिल्कुल, और मेरे साथ जनता भी होगी जो मैंने जनता के लिए काम किया है। जी इसीलिए आपके सवाल इस देश की जनता के हित में थे, मुझे अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस चैनल के सभी टीम को। हमारे देखिए कैमरामैन हैं, और बाकी आपके सवालों ने वास्तव में आपने बड़ा मेहनत की है, आपने चीज़ों को नज़दीकी से देखा है। और सवाल जब तक थोड़े से तीखे नहीं होंगे, मुझे लगता है जवाब ठीक नहीं आएगा। इसलिए आपके तीखे सवालों को भी प्रणाम करता हूँ, जी आपका जो टैलेंट है उसको भी प्रणाम करता हूँ, आपके चैनल को भी प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद सर। तो अभी हमारे साथ में थे मानव महाजन जी, जो बीजेपी की तरफ से जिला उपाध्यक्ष हैं यहाँ से। तो हमारी एक खास मुलाकात मानव महाजन जी के साथ में थी। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही, और ऐसी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए HBN न्यूज। बड़ा धमाका आपके सामने पेश है। जी हां, पूरे अलीगढ़ में सबसे सस्ता कंप्यूटर मशीन द्वारा फ्री नजर की जांच, जिसका नाम है जसवंत सिंह चश्मालय। यहां पर नजर व धूप के चश्मों का विशाल शोरूम। जी हां, मात्र 359 रुपए में पाए 2 नजर के चश्मे, मात्र 159 में पाए 2 स्टाइलिश धूप के चश्मे, मात्र 100 रुपए में फाइबर के लेंस व 60 रुपए में कांच के लेंस। पुलिसकर्मी, अर्धसैनिक बल व सेना में कार्यरत जवानों के लिए विशेष छूट भी है।